स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान के मंच पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हम सरकार के कामों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज बात होगी विजन 2030 को लेकर के और इसके बारे में अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक लाइन है, राजस्थान क्योंकि बड़ी विरासत है और यहां की सभ्यता, कला, संस्कृति, इसकी अलग पहचान है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर के अंदर। इसलिए एक कहावत भी है, कहते हैं कि जिसके कण कण में वीरता की पहचान है, ऐसा प्यारा हमारा राजस्थान है। और इसी पंक्तियों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की दौड़ में अगर आपको सफलता मिलनी है तो इसके लिए आपको लक्ष्य तय करना होगा, आपको एक बेंचमार्क सेट करना होगा ताकि आपने जो लक्ष्य तय किया है वहां तक आप पहुंच पाए। और आज हम इसी को लेकर के जानेंगे। सरकार 2023 में 2030 को लेकर के अगर बात कर रही है तो उसमें क्या उनका काम है, क्या उनका रोड मैप है, किस रास्ते पर चलकर राजस्थान की जनता के लिए बड़े परिवर्तन होंगे, इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। और चलिए अब बिना देरी किए हम आज के पहले सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसकी थीम है सौर ऊर्जा पर। और इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान भी है। हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं सुनील बंसल, जो कि राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्मे क्लीन टेक सॉल्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट पहाड़ सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, माफ कीजिएगा। और साथ ही हमारे साथ सादर गांव से पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भादला सोलर पार्क से सरपंच सदर खान जी जुड़ चुके हैं। और इन सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और ये जो सेशन है हमारी सहयोगी हर्षा जी आगे बढ़ाएंगे। हर्षा जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु। तो अगर हम देखें, हमने कल मिनिस्टर से बात करी थी कि कैसे राजस्थान ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी में नंबर 1 है। पहले राजस्थान जो था नंबर 2 पे था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। और देश का 20% यानी कि 20% एनर्जी जो है यहाँ राजस्थान में पैदा होगी। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हम सीधे, आज हमारा एक्चुअली पैनल बहुत स्पेशल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इस सबको अपनाया है, जैसे ग्रीन टेक एनर्जी सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट है, सोलर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव है सुनील बंसल जी, और दोनों सरपंच। खास मेहमान भडला और बाप में सबसे पहले जो सोलर पार्क लगा है। तो सबसे पहले मैं पहाड़ सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले सोलर का, आप उसको जमीनी तौर पर एक तरह से जो सोलर का विजन था मुख्यमंत्री का 2030 का, उसको आपने अपने गांव में क्रियान्वित किया, कैसे किया? और संक्षेप में जवाब दीजिए ताकि हम लोग सब और ज्यादा क्वेश्चंस ले। इस सोलर के लिए तो इसका श्रेय तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाता है। सर्वप्रथम 2002 के अंदर अशोक गहलोत जी ने किल्टन फाउंडेशन के नाम से, बडला एक फाउंडेशन था, उसको बडला के अंदर सोलर शुरुआत करने के लिए जमीन आवंटन करने का प्रस्ताव रखा था। किल्टन फाउंडेशन ने प्रयास किए और प्रयास सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद जब सरकार 2003 में चली गई, वापस मुख्यमंत्री जी 2010 में वापस आए, तो 2010 के अंदर मैं भी उसमें उस गाँव का सरपंच बना था। और जवाहरलाल नेहरू मिशन के 5-5 मेगावाट के छोटे छोटे प्रोग्राम राजस्थान के अंदर पूरे इंडिया में अनाउंस हुए थे। तो उसके लिए लैंड एग्रीगेशन का काम के लिए एक कंपनी वाला व्यक्ति जो जैसलमेर के लिए जा रहा था, मैं भी ट्रेन में था, मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तो उनसे कहा, उन्होंने कहा हम तो सोलर प्लांट के लिए जा रहे हैं, ऐसी जमीन चाहिए। तो मैंने कहा चलो हमारे यहाँ करो। हम गए और हमने मतलब जमीन जमाबंदी ली और हम डायरेक्ट हमें अप्रोच किया वहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री जी कार्यालय के अंदर। 32 दिन के अंदर 5 मेगावाट के लिए 100 बीघा जमीन कंपनी को अलॉटमेंट हो। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूंगी, एक मिनट में आपसे पूछना चाहूंगी, तो आपको जमीन जहां अलॉट हुई है आपके गांव में, सोलर आपने दे दिया है, कितना मिलता है आपको वहां से? मेरी जो जिस समय पूरे राजस्थान के अंदर 700 मेगावाट बिजली बन रही थी, उसमें मेरी ग्राम पंचायत 280 मेगावाट बिजली बननी थी। तो ये सौभाग्य मेरी ग्राम पंचायत। किराया मिलता है उसका? जी मैम, जैसे आपने जो कंपनी को दिया है, कितना आपको पैसे मिलते हैं उसके? हमारे जैसे अभी 25,000 पर एकड़ के किराया मिल रहा है। हाँ। किसान को। तो हमारे 100 बीघा जमीन वाले को 10 लाख रुपए साल के मिल जाते हैं, जो आप खेती से नहीं कमा पाते हो। नहीं हाँ। कभी मैडम 10 लाख तो हमें वो मिल रहे हैं। हाँ। वो मिल रहे हैं। उसके साथ में यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें, 10 लाख रुपए हम वहाँ मजदूरी करके कमा लेते हैं। जी जी। तो इस तरह से बदल रही है राजस्थान की तस्वीर। आप देख रहे हैं कि रेगिस्तान में कृषि उत्पादन इतना नहीं हो सकता है, तो जो वो फार्मिंग से नहीं कमा पाते हैं वो सोलर से, जैसे बाप के सरपंच जो है पहाड़ सिंह जी जो है बता रहे थे। भदला में
सदर खान जी, भदला में सबसे बड़ा सोलर पार्क है, मैं आके देखा है मैंने, और मैं उस टाइम भी आई हूँ जब वहां पे कुछ भी नहीं था, वीरान था, वहां पे आप मीलों मीलों चले जाते, कुछ नहीं दिखता था। अब हम बस सोलर पैनल्स को वहां देखते हैं। कैसे बदली है लोगों की जिंदगी वहां पे, कैसे बदली है आपके वहां पे एरिया की तस्वीर? मैम खूबसूरत लग रहा है। अब तो बड़ला के अंदर तो 2012 के अंदर देखा जाए एक बंजर था, कोई वहाँ तो ना कोई पानी की सुविधा थी ना की रोड़ा की सुविधा थी। सोलर आने के बाद में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और वहाँ तो एक रात के टाइम में एक मुंबई जैसा दिख रहा है। किस टाइप का रोजगार मिलता है सोलर प्लांट्स में? अब लेबर से लेके कॉन्ट्रैक्टर से लेके सबको वहाँ रोजगार मिला। जो लेबर का काम करने वाला है वो लेबर का घास कटिंग का हुआ, मॉडल धुलाई का काम हुआ, बढ़िया रोजगार लोगों को मिल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ। जी जी। सुनील जी, आपको सवाल है, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, कितना इजी है राजस्थान में सोलर प्लांट लगाना एंड कितना निवेश हुआ है? व्हाट आर द बिग प्लेयर्स हुआ हियर? आई बिलीव फ्रॉम अडानी डाउनवर्ड्स एवरीबडी हु इज अ बिग पर्सन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर इज इन राजस्थान। Thank you, NDTV, giving this opportunity. सोलर का सिनोनिमस है राजस्थान और बाप उसका सिनोनिमस और है। अगर हम वर्ल्ड में कोई भी प्लेयर चाहता है कि मैं सोलर लगाना है तो सबसे पहले उसके दिमाग में बाप आता है। आज राजस्थान 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी पे है। दूसरा कोई भी स्टेट हमारी आधी कैपेसिटी पे भी नहीं है। आने वाले 2030 तक हम 1 लाख मेगावाट मिनिमम होंगे। नेशनल टारगेट का 50% अगर राजस्थान नहीं पूरा करेगा तो नेशनल टारगेट नहीं अचीव हो सकता। मतलब कितनी ऊर्जा, कितना एनर्जी हम लोग वहां से जनरेट करेंगे? एक शहर, 2 शहर, आप थोड़े आम आदमियों की भाषा में समझाइए कि हाउ मेनी सिटीज कैन बी लाइट अप फॉर एग्जांपल। आम भाषा में अगर मैम मैं बताऊं, अभी हमारा जो टोटल नेशनल एनर्जी कंजम्पशन है ना, वो बेसिकली मिलियन यूनिट्स में निकाला जाता है। अगर मैं थर्मल के कंपैरिजन में बताऊं तो 3 लाख मेगावाट है और सोलर मुझे 3 लाख मेगावाट थर्मल को मैच करने के लिए ऑलमोस्ट चाहिए 15 लाख मेगावाट। जब जाके मैं आज के करंट नेशनल टारगेट को पूरा कर पाऊंगा, कंजम्पशन को पूरा तो 2030 तक कितना कर पाएंगे आप? 2030 तक राजस्थान मिनिमम 1 लाख करेगा तो ये मान लेते हैं कि मुश्किल से वो नेशनल टारगेट का 10% भी नहीं होगा। But it is the way forward. Way Solar forward. is the sunrise industry. Inderjeet ji, this renewable energy is the way forward. Everyone believes that coal is not going to last. हमारे पास जो थर्मल प्लांट है या कोल वगैरह है वो नहीं चलने वाला है। आप सोलर में तो है ही, आपने एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया है ग्रीन हाइड्रोजन पे। क्यों लगाया बीकानेर में, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Absolutely right, ma'am. अभी across the globe, everyone is talking about the carbon neutral. जी। And the target for the carbon neutral across the globe is 2050 and as per Indian government directive हमारा जो target है वो 2070 का है। तो यानी कि जो future fuel होने वाला है वो green hydrogen ही होने वाला है। अब green hydrogen produce करने के लिए आपको renewable energy चाहिए। आपको या तो solar power चाहिए या wind power चाहिए। और सोलर में राजस्थान स्टेट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है, अगर सोलर प्लांट लगाना है तो मेरा ओवरऑल कैपेक्स सबसे कम होता है। तो आज इन्वेस्टमेंट मतलब टैक्सेस सबसे कम है राजस्थान में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। टैक्सेस भी कम है और सोलर भी छोटा लगाना पड़ता है। जी, क्योंकि वो उसका इस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर ज्यादा है। कलेक्शन यहाँ पे मान लीजिए मुझे सोलर एनर्जी 8 घंटे मिलती है तो बाकी स्टेट में किसी में एवरेज 6.5 आता है, किसी में 7 आता है। यहाँ पे खूब है, धूप भी है और रेत भी है। राइट, तो इसीलिए हम लोग इंडिया में तमिलनाडु है, उड़ीसा है, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रोसेस प्लांट लगा रहे हैं, हम सोलर नहीं लगा रहे। जी। सोलर हम राजस्थान में ही लगाएंगे, यहाँ से पावर लेकर जाएंगे। क्योंकि अब हम बड़े स्केल पे जो कार्बन न्यूट्रल के टारगेट को लेके, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, कोई मार्केट में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था, तो हमने बीकानेर में एक पायलट प्लांट लगाया। तो इसकी कैपेसिटी, यहाँ हम ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, इसकी कैपेसिटी 5 टन पर डे है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोलर है 4 मेगावाट का, क्योंकि पायलट प्लांट था। फिर हमने एक इलेक्ट्रोलाइजर लगाया, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन एयर में है, सो गॉड गिफ्ट, वो भी उस जो रिन्यूएबल पावर है उसी के थ्रू नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसा रहा आपका अनुभव राजस्थान में काम करने का? मैम, हम तो यहाँ पे पिछले 10 साल से ज़्यादा है, हमारा लगभग 800 से 1000 मेगावाट
जो सोलर हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जो ऑपरेशन में हैं और इसका हम अराउंड 4,500 इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से मैम मैं आपको उसी में देता हूँ क्योंकि हम क्यों यहीं पे बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। अभी हमारा एक पावर प्लांट 1450 मेगावाट का लग रहा है जो मार्च 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा हमने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के लिए एक MOU साइन किया है जिसमें 1.1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया बनाएंगे, जिसके लिए हमको राजस्थान में जो सोलर लगाना है वो 4.5 गीगावाट का लगाना है। हम सारा बिजनेस यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों? ऑपरेशन ईज है, लैंड अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बेटर है, तो सेम कम इन्वेस्टमेंट में उतना बड़ा प्लांट हम यहाँ लगाने में सक्सेस रहेंगे। कितनी कहते हैं कि गवर्नमेंट्स में ईज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ASME टेक सॉल्यूशंस, ग्रीन टेक सॉल्यूशंस के लिए बोल रहे हैं कि हम दूसरा प्लांट भी यहाँ ला रहे हैं। सुनील जी, बाकी आप कॉर्पोरेट से इंटरैक्ट करते रहते हैं, राजस्थान में जो कहते हैं ना इंस्पेक्टर राज, वो क्या आपको यहाँ पे लगता है या आपको बहुत स्मूथ रहता है आपका यहाँ पे बहुत प्रोसेस? स्मूथ है राजस्थान इस मामले में, बहुत स्मूथ है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमेशा इस विषय में सोचते हैं कि कैसे राजस्थान को आगे लेके जाएं। और गहलोत साहब की सरकार का एक अलग ही विजन है रिन्यूएबल के प्रति। हम लोग वास्तव में ब्लेस्ड हैं इस बारे में। उन्होंने ही शुरू किया राजस्थान में रिन्यूएबल को और इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी इस सरकार इसको। और राजस्थान के MSME को ऐसी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 1 लाख मेगावाट इज अ वेरी बिग फिगर, वेरी बिग फिगर। जी जी, सदर खान जी, ये बताइए, जब बाप में किस तरह से घरों में भी मैंने देखा है कि आप लोगों को सबको, जहां बिजली नहीं थी ना, अब सबको छोटा छोटा वो मिल गया है, घरों में भी सोलर लाइटिंग की गई है शायद बाप में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। करी है इसमें बिजली तो घरों के अंदर वो एक प्लेट लगा के वो सोलर लाइटें भी लगाई है। सबका मोबाइल चार्ज हो जाता है, जो हाँ, सबसे मोबाइल भी इम्पोर्टेंट चार्ज होता है हाँ जी। बाकी ठीक है, बढ़िया है। सोलर से हमारे शायद बड़ला के अंदर तो एशिया का, शायद वर्ल्ड का है या एशिया का, राजस्थान का तो सबसे बड़ा ही है साहब। जी जी, क्यों अब बनाया हुआ है तो बढ़िया ही है वहाँ तो। और बाकी लोगों को अब लाइट की तो किल्लत लेती है, क्योंकि अब जो सिंचित जो ट्यूबवेल वाले हैं किसान, हाँ। उनको पूरी लाइट तो नहीं मिलती है, पर उस पर- सिस्टम पर- है, सरकार का सिस्टम है, हाँ, पर पूरी राजस्थान का सिस्टम बनाया हुआ है। पर पहाड़ सिंह जी, जो सिंचाई के लिए भी, जैसे आपको अपना छोटा ट्यूबवेल या पंप चलाना है, क्या आप लोग ने सोलर का उपयोग किया? कैसे उपयोग किया आपने गांव में? आप बताइए उसके बारे में। आप सुनिए, फिर आप भी ये कीजिएगा। एक प्लांट लगाया है मैम जी। और प्लांट में वहाँ पर समथिंग 15 किलोवाट के प्लांट के अंदर हमारा बोरिंग का पानी उससे आराम से निकल जाता है जी। और सुबह 7 घंटे से 8 घंटा बिजली ऑटोमेटिक मिल जाती है, वो दिन में मिलती है, उसी से जनरेट उसी से जनरेट होती है, उसी डीसी पंप से चल जाता है, एक्स्ट्रा कोई सिस्टम लगाने तो की आपने ये जो सोलर का लगाया, कहाँ पे लगाया है? ये बारू गांव है हाँ, जो मतलब बड़ला के पास में ही है। पूरे गांव को सप्लाई करता है या इंडिविजुअल नहीं, वो एक ओनली एक बोर पे लगा रखा है। ठीक है। और वैसे तो मतलब जो इंटीरियर की डाणियां हैं, उस डाणियों में सभी में भी ये ऊपर मॉड्यूल लगा दिए। मॉड्यूल लगाने से क्या हुआ कि उनके एक पंखा चल जाता है और आराम से 2 बल्ब जल जाते हैं और उनके जो रोजमर्रा के काम है वो आराम से डाणियों के लोगों को, जो इंटीरियर जहाँ बिजली के पोल नहीं पहुंचे थे, वहाँ भी व्यवस्था हो गई है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा मैं आपको कि सोलर आने से हमारे यहाँ के लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो गया। ऑटोमेटिक जो अनपढ़ व्यक्ति थे वो वहाँ काम सीख गए। कोई व्यक्ति बिल्कुल भेड़ बकरी चलाता था, वो हाइड्रा का ड्राइवर बन गया, कोई एजाक्स चला रहा है, कोई क्या चला रहा है। इतने इक्विपमेंट्स आ गए नए नए, प्रत्येक इक्विपमेंट्स उन्होंने वॉच करके और सीख लिया। मैं इस बात के लिए मतलब ये विशेष तौर से कंपनी के लोगों का भी आभार व्यक्त प्रकट करूंगा कि उन लोगों ने स्थानीय लोगों को अवसर प्रदान किए। जब अवसर प्रदान किए तो आज राजस्थान के लोग पूरे हिंदुस्तान में जहां सोलर इंस्टॉलेशन का काम होता है उसमें सबसे बेटर काम कर पाते हैं। और सब जगह कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हमारे लोग जाकर काम कर रहे हैं। सुनील जी, क्या ये ध्यान में रखा गया, जैसे उन्होंने बोला, तो हमारा जैसे बाप में भी उन्होंने बताया, इतना बड़ा सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में खड़ा हो गया है, कितने प्रतिशत राजस्थान के लोगों को वहां पर नौकरी मिली है? ये पहाड़ सिंह जी ने जो बात की ना, बहुत बड़ी बात है। हमने देखा टाइम कि शुरू में जैसे ही सोलर, क्योंकि पहले जब सोलर शुरू हुआ ना, यही कहते थे राजस्थान के अलावा और सोलर कहीं नहीं चलेगा। फिर जैसे दूसरे स्टेट्स में ओपन हुआ तो राजस्थान के लोगों ने जाके वहां पे काम किया और आज भी एक क्रेडिबिलिटी है। और इसके अलावा, ये जो क्रेडिबिलिटी के अलावा कि राजस्थान का जो आम आदमी है, स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ सरकार को शायद अब कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी वहाँ पे चल रही है। और दूसरा, MSME जो है वो बड़ा ही उत्साहित है।
उसी की चीज के साथ मैं एक बात जोड़ूंगा, फार्मर की बात आई, फार्मर का डेवलपमेंट सोलर से बहुत हुआ और बहुत होने वाला है। अभी तक डे पावर नहीं मिलने की एक गुंजाइश रहती है या नहीं मिल पाती है फार्मर को, तो रात को उसको जगना होता है। सोलर एक ऐसा टूल आने वाला है कुसुम योजना के अंदर कि फार्मर को पूरे राजस्थान में दिन की बिजली मिलेगी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। सदर खान जी, आपको क्या कहना है इस पे? जो वो कह रहे हैं कि जब स्टोरेज कर सकेंगे तो आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं एनर्जी की जो नीड है, बिजली की जो नीड है, ये सोलर सॉर्ट आउट कर सकेगा? हमारे बड़ला के अंदर तो मैडम जो चाहे सोलर वाले तो हमारे वहाँ सिंचित जो जमीनें कर, जो खेतियां कर रहा है, जो ट्यूबवेल करा हुआ है, वहाँ ऑलरेडी बड़ला के अंदर 6 घंटा लाइट मिलती है। सरकार और सोलर वाला चाहे तो हमारा 12 घंटा जो लाइट हो जाए। हमारा बड़ला के अंदर सरकारी जमीन है, जितनी जमीन सरकारी थी उसमें सोलर लग गया, टोटल लग गया। अब जो बाकी बची तो है आप उसमें लोग- भी सोलर लग जाएंगे। आप लोग किराए पे देते हैं जमीन या आपने वो नहीं, सब सरकारी जमीन लीज किया है? लीज नहीं किया, सब सरकार से लीज किया हुआ जमीन, सब सरकारी है वहाँ। अच्छा, हमने किसानों ने लीज नहीं किया वहाँ भड़ला के हाँ, अंदर। हाँ। वहाँ हमारे 62,000 बीघा जमीन भड़ला पंचायत के अंदर सरकारी जमीन है। अब लोगों के पास में तो खातेदारी जमीन तो 16-17 हजार ही होगी। अब मैं कहता हूँ 16-17 हजार जमीन वालों को जो 6 घंटा से उनको 12 घंटा से लाइट मिल जाए। अच्छा, तो भड़ला में जो ये लगा है, सरकार ने लेकर ऊर्जा का जो सोलर पैनल्स वगैरह लगाए हैं, आपने क्या क्या देखा है? आपके क्या क्या विकास कैसे हुआ है आपके एरिया में? रोजगार के अलावा और क्या क्या विकास हुआ है? हमारे वहाँ सोलर लगने के बावजूद में विकास 10% हुआ है। अच्छा, नहीं तो हमारा वहाँ रेतीला एरिया है पूरा, नहीं तो वहाँ कोई जाने के लिए खेतों के अंदर कोई रास्ता है, ना तो कोई स्कूल है बढ़िया। शायद हमारे फड़ौदी जिले के अंदर एक ही भड़ला गांव है, सबसे अनपढ़ है वो। पर फिर भी आप लोग को रोजगार हाँ, मिला है। अब आज की तारीख में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ स्कूल ही नहीं है, बढ़िया हाई क्लास स्कूल ही नहीं, 12वीं स्कूल ही नहीं। तो आई थिंक सुनील जी, ये आपको देखना चाहिए जो ये कह रहे हैं, और वहां पर मे बी सोलर एसोसिएशन वालों को मिलके एक स्कूल आप लगाएंगे। तो आज हम यहाँ इस मंच से प्रॉमिस कराते हैं, सुनील जी आप वादा कीजिए कि वहां पे स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। जरूर जरूर, ये बात इन्होंने पहले भी रखी थी, हमने सरकार में रिटर्न में चिट्ठी भी दी इस बारे में, और आज इन्होंने इस मन से दोबारा रखा है। तो डेफिनेटली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि वहाँ पे एजुकेशन तो सबसे पहले हो। जी जी, ये हमारा आप लोगों का हक है ये। बिल्कुल। इंद्रजीत जी, जब ये बात कह रहे हैं, जैसे आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्किल्ड लेबर मिलने में कोई दिक्कत आई है? जैसे हम लोग दे रहे हैं कि प्राथमिकता देनी चाहिए स्थानीय लोगों को, तो किस तरह से उनको स्किल करके, क्योंकि हम 2030 के लिए देख रहे हैं, मिशन 2030 लुक अहेड है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक तरह से आ गई है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या सुझाव है आपको स्किलिंग के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनियों में नौकरियां मिल सकें? बिल्कुल सही है। अभी जो बीकानेर में प्लांट है, हमारी जो टोटल मैन पावर है, क्योंकि ये पायलट प्लांट है, छोटे स्केल का है, तो 60 टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है, कुछ स्किल्ड मैन पावर है। तो इसमें से 70% मैन पावर लोकल स्टेट से है, जो स्किल्ड, मैं एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ। तो हमने क्या करा कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया कोटा पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसका स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है, फिर जैसलमेर के साथ और जोधपुर के साथ, क्योंकि ये स्टेट में 3 जगह क्योंकि ये प्लांट सारे केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड हैं, तो हमको डिप्लोमा केमिकल या केमिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। तो हमने अभी सारी मैन पावर यहाँ से रिक्रूट करी और उनको ट्रेंड किया। अब हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि वो ट्रेंड मैन पावर हमारे पास ऑलरेडी है, अब जो फ्यूचर में हमारे प्लांट लगने वाले हैं, चाहे वो उड़ीसा में लगे, तमिलनाडु में लगे, और जो राजस्थान में बड़ा प्लांट लगने वाला है, हम इनको थोड़ा थोड़ा सब जगह पुश कर देंगे और फिर ये बाकियों को ट्रेन कर देंगे। तो बेसिक पूल जो है मैन पावर का, वो हम राजस्थान में ही रेडी कर रहे हैं। तो अभी हमने इनके साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया है, सारे डिप्लोमा जो कॉलेजेस हैं, कि आप सबसे पहले जब आपका फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप हमें इनवाइट करेंगे, आप हमें इनवाइट करेंगे उसमें, तो हम कैंपस इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आएंगे और उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। सुनील जी, 2030 तक कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि राजस्थान ये सोलर पार्क्स में भड़ला में होएगा? अभी तक कितना हो चुका है? बिग प्लेयर्स कौन कौन है, ज़रा नाम बताइए, और कितना आपको लगता है 2030 तक हो जाएगा? 18,000 मेगावाट अभी हो चुका है। 18,000 मेगावाट में आप देख लीजिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इसमें।
और अब मैं अगर आने वाले टाइम में 1 लाख मेगावाट तक टारगेट हम मान रहे हैं 2030 तक, तो आप इसको 5000 से ऑलमोस्ट मल्टीपल कर दिए तो 5 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। But people are lining up. हाँ, पीपल आर रेडी। Which are the big players? बिग प्लेयर्स में जैसे अडानी का तो सब लोग जानते ही हैं, एक एक्मे है, एक रिन्यू पावर है, आप काफ़ी अच्छा काम कर रही है रिन्यू पावर यहाँ पे, एक एडन एनर्जी हैं, एक हमारा एनजी करके है, फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी है ये, एडन भी फ्रांस का एक बड़ा ग्रुप है, और क्लीनमैक्स करके है कंपनी, एक एम प्लस करके कंपनी है। ज़्यादातर हमारे पास जो कंपनियां काम कर रही है ना, फॉरेन फंड से सपोर्टेड कंपनीज हैं। जी जी जी। और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोली है, क्योंकि देखिए जब हम देखते हैं सोलर एनर्जी का, तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा प्लेयर भी है रेजिडेंशियल सोलर में। जी जी। तो अब अगर राजस्थान इसी तरह से आएगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इनिशिएटिव दिखाएंगे, तो एक ये बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि सनराइज क्या, एक तो बिल्कुल ही एक बूम इंडस्ट्री हो जाएगी। लेकिन आपको सरकार से क्या क्या रिलैक्सेशंस, अगर जल्दी से आप बताएं तो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे लैंड में, या थोड़ा सा डिटेल में बताइए, लेकिन संक्षिप्त में, कि क्या क्या आपको आसानी रहता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें। जरूर मैम, मैं डिटेल में और संक्षेप में दोनों में बताता हूँ जी। कि सरकार से हमें ना एक जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है कंपनीज को और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी, जो कमिटमेंट किया जाए वो कम से कम 7 से 10 साल के लिए किया जाए। ये 2030 का जो विजन है ना, और 2050 का भी एक पॉलिसी आने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी पिछले दिनों कमेंट मांगे थे, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट कुछ भी आप दो तो 10 साल के कमिटमेंट के साथ दो। एक तो हमारी सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जो है उसको बराबर प्रमोट किया जाए। अभी क्या हो रहा है, सोलर जो है ना केवल एक एरिया में डेवलप हो रहा है, वेस्टर्न राजस्थान में 3-4 स्टेट्स में, और वो सारी पावर यहाँ बन के पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में जा रही है। होना ये चाहिए कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे 5 मेगावाट 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाएं। वो सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, लोगों को रोजगार देने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ता है उसके लिए। तो एक हमारी ये डिमांड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जितना हम लगाएं उसका 25% कम से कम डिस्ट्रीब्यूटेड लगाएं। तीसरी जो हमारी बिगेस्ट डिमांड रहती है, हमने कई बार मंचों से बोला है कि राजस्थान में एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए रिन्यूएबल की। इतना बड़ा स्टेट है हमारा राजस्थान, रिन्यूएबल में इतनी इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो राजस्थान से 25% पोटेंशियलिटी के हैं, फिर भी उन लोगों ने रिन्यूएबल की अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है। हमारे यहाँ अभी तक रिन्यूएबल की मिनिस्ट्री नहीं है, क्योंकि जैसे ही मिनिस्ट्री आएगी तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारी नई चीजें इसमें आएगी। चौथा जो हमारा पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग ही सही मायने में इस डेवलपमेंट की सच्चाई होगी। लोगों को रोजगार वहीं से मिलेगा। 100 तरह की कम से कम एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगेगी। जी। उसमें शुरुआत हो चुकी, जयपुर एक हब बनता जा रहा है कम मॉडल बनाने का। आने वाले टाइम में हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि पॉलिसियां इस तरह की लाई जाए कि अब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा लगे। बहार सिंह जी, आप क्या चाहेंगे, थोड़ा संक्षेप में, बिकॉज टाइम कम है, आप क्या चाहेंगे कि 2030 तक क्या होना चाहिए सोलर में किसान को बेनिफिट करने के लिए? मैम, अभी जैसे किसान का मैक्सिमम जो अभी काम हो रहा है वो किसान की लैंड पे हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड मैक्सिमम पूरी हो गई या इंटीरियर में है। किसान को अभी 25,000 रुपये एकड़ का मिलता है। किसान में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी सी तकलीफ महसूस करनी पड़ती है। जहाँ SC/ST की ज़मीन आ जाती है तो उसको लीज पे देने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, तो उसको कन्वर्जन पहले कराना पड़ता है। बाकी जगह गवर्नमेंट ने कन्वर्जन डीम कर रखा है, कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं, किसान अपनी ज़मीन देता है, ई-फॉर्म सबमिट करो और अपनी ज़मीन कंपनी को दो। अब वहाँ SC/ST की ज़मीन वो बेचारा नहीं दे पाता है, तो उसके लिए सरकार को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। उन लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। बेच नहीं रहा वो, अपनी ज़मीन को किराए पे दे रहा, तो उसको भी अवसर मिले, उसकी पड़ोस में ज़मीन रह जाती है। तो एक तो ये काम करना चाहिए SC/ST की ज़मीन को। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि एक मैन आता मैम कि आप भी जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वहाँ पर जरूर, जहाँ अपन इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वहाँ कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, उसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। चाहे सरकार प्रोजेक्ट डेवलप करने वालों से उसके प्रति 1 पेड़ 2 पेड़ 5 पेड़ लगा दे, लेकिन वहाँ जाके जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है और वहाँ जाके कुछ लोग हैं जो उसको परेशानियाँ पैदा करते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट पॉलिसी हो। पॉलिसी होने से क्या होगा कि उनको काम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इस तरीके से जो एक जैसे
जिस एरिया के अंदर जहाँ नए नए डेवलपमेंट होने तो वहाँ लाइन मैनेजमेंट के लिए मेन तो सोलर की जो लाइनें निकालते हैं उसमें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, खेतों में नहीं निकलने देते हैं। तो उसके लिए कॉरिडोर बन जाए, एक ही कॉरिडोर के अंदर 4-5 कंपनी अपनी लाइनों को शामिल करके ले जाए, ताकि जगह जगह से अलग अलग तरीके की लाइनें नहीं ले जानी पड़े, लोगों के खेत और ज़मीनें खराब नहीं हो और सिस्टमेटिक प्लान के तहत काम हो। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। देखिए ये फायदा रहता है कि जो एक्चुअली ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो अगर आके हमारी डिस्कशन में शामिल हुए तो बहुत शुक्रिया पहाड़ सिंह जी। बस लास्ट आई थिंक थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं आपसे और उनसे पूछूंगी क्या सजेशन है आपके, क्योंकि आप सिर्फ सोलर ही नहीं आप और भी आगे देख रहे हैं। सो 2030 एंड बियॉन्ड क्या आपको सजेशन है गवर्नमेंट को और क्या होना चाहिए? और देखिए, एक जो सबसे बेसिक नीड है, जैसा अभी इन्होंने भी बताया, हमको ना सेकंड इंडस्ट्री चाहिए, सपोर्ट इंडस्ट्री चाहिए। अभी क्या होता है, जो बीकानेर में हमने पायलट प्लांट लगाया विद रिस्पेक्ट टू सोलर, तो हमें लोकल सेकंड इंडस्ट्री है सपोर्ट मिलता है। अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंटेशन, विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल, अभी सेकंड इंडस्ट्री है ही नहीं। हमको यहाँ तो दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद या फिर जयपुर, हमको यहीं रूट करना पड़ता है। अगर सेकंड सपोर्ट इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होगी तो रियल डेवलपमेंट होगा और हमारे लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ईज हो जाएगी बहुत। विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज, जीरो से अगर मैं स्टार्ट करूँ, लैंड एक्विजिशन इज वेरी सिंपल एंड वेरी कंफर्टेबल, कोई कंसर्न नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं एब्सोल्युटली परफेक्ट हैं। एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है, उसमें कभी कोई हर्डल नहीं है, कोई हारकल नहीं है, सिस्टम बिल्कुल सिस्टम स्मूथ है। एक बीकानेर में जब मैंने आना शुरू किया तो मुझे बस कई बार ऐसा जरूर लगता है कि एक सपोर्ट इंडस्ट्री जितनी जल्दी डेवलप हो जाएगी फ्यूचर में स्टेट के पर्टिकुलर इस सिटी के लिए और जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स है जो वहाँ आने वाले हैं सबके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत ही वैल्यूबल सॉल्यूशंस और सजेशंस उन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है सदर खान जी, एक कोई सुझाव जो होना चाहिए मिशन 2030 में और इस तरह से सोलर एनर्जी में किसान की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए सोलर के लिए, क्या एक सुझाव? मेरा तो सुझाव यही है कि हमारे जितने भी जो किसान वहाँ बसे हुए हैं बड़ला के अंदर, चाहे बाप के अंदर हो, जहाँ भी जमीनें सिंचित ट्यूबवेल चलाते हैं, अब लाइट की तो प्रॉब्लम बहुत रहती है। अब ऐसा कुछ सिस्टम बना दे सोलर का कि वो सोलर से ही ट्यूबवेल बोरवेल चले। हाँ, पर वो चला रहे हैं ना, पहाड़ सिंह जी तो चला रहे हैं। चला तो रहा है, एक चला रहे हो, पहाड़ सिंह ने एक चला के देखा है तो चल रहा है। हाँ। इस ऐसे भी सोलर लग जाए तो लाइट की भी बचत हो जाती है और किसान के लिए भी ठीक होता है, टाइम से उनको लाइट मिल जाती है। ऊपर ही बोरवेल के ऊपर ही सोलर लगा के उनका हो जाए, वही ट्यूबवेल चल रहा है, उनसे भी घर की लाइट भी चल जाती है। आज की तारीख देखा जाए तो बड़ला के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हब है और कई डाणियां 30% हमारा डाणियां आज भी अंधेरे में है, लाइट ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं हुआ, आज भी अंधेरे में हो। नहीं, पर आपको सोलर का कनेक्शन नहीं हुआ है या बिजली का? नहीं, बिजली का ही नहीं है ना। हाँ, बिजली। देखिए, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, कि इसका कनेक्शन आपको मिल जाए। पहाड़ सिंह जी जो ये कह रहे हैं इसका आप जवाब दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ सदर खान जी को। सदर खान जी, अपन जिसमें शुरू हुआ था काम अब बड़ला में, जैसे अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सौर्य ऊर्जा ने मैडम वहाँ पर बहुत बड़ी स्कूल बुरुज की थी, उसके अंदर कम से कम 15 रूम बना के दिए हैं। वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के लिए हर महीने कैंप लगता है, तो वहाँ वैन लगी हुई है और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर आपके मेडिकल्स के कैंप मतलब सभी तरीके से लगते हैं। किसी तरीके से सामाजिक सरोकार गतिविधि के तहत भी कंपनी ने वहाँ काम करने में कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, अभी डाणियाँ दूर है, अब दूर डाणियाँ थी, उसमें पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा, लाइट वहाँ पहुँचेगी और बाकी जगह सोलर भी लगा रहे हैं। सोलर वाले सिस्टम में लोग अप्लाई करने में जानकारी, कई लोगों को कई बार कई योजना की जानकारी नहीं होने के अभाव में भी आवेदन नहीं कर पाते हैं, उस वजह से रह गए होंगे। तो हम सरपंच साहब के साथ लग के उसका आवेदन करवाएंगे और उस बिजली को टाइम पे लगवा सकेंगे। साथ ही मेरा इसमें एक सुझाव और है, ये हमारी सोलर लग रहा है, इससे हमारी एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी विकास के लिए ज़रूरी अंग है, लेकिन इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री है, इसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा। तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि आगे आने वाली जो स्कीमें बन रही है उसमें एनिमल हस्बेंड्री कैसे साथ में सोलर के साथ में कैसे जिंदा रह सके, इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा।
उसके लिए जो जैसे प्रोजेक्ट बने जैसे जैसे आपका पशु क्या है, कहना, हाँ। वहाँ भेड़ बकरी है, गाय है, अब सारी जमीनें इसमें कवर हो जाएगी, तो उनके लिए विचरण के लिए जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मेरा मानना है कि इनके नीचे जगह खाली खूब रहती है, तो उसको यदि अब उसको छूट दी जाए, वो एक तरीके से पशु वहाँ अपना विचरण कर सके, चारा खा सके या काट के ले जा सके, उससे क्या होगा कि एक तो एक नई ये एनर्जी का तो उपयोग किसान को मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ वहाँ के पशुपालकों को पशु पालने का भी अवसर मिलेगा, जिसकी हमें महती आवश्यकता रहती है, दूध दही की महती आवश्यकता रहती है आम आदमी को। तो ये हमारे इको फ्रेंडली स्कीम पशुपालन के साथ में आनी चाहिए नहीं, ताकि हमारा पश्चिमी राजस्थान पशुपालन के नाम से पहले प्रसिद्ध रहा है, और अभी वर्तमान में जो सोलर का जो काम चल रहा है ये 4 जिलों में ही चल रहा है। पूरे राजस्थान का समथिंग 80% काम हमारे 12,000 मेगावाट से ऊपर अकेले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर काम हुआ है। तो ये इसके लिए मैं कुछ साथ साथ गवर्नमेंट से सुझाव है। आपका अच्छा सुझाव है, इनका भी अच्छा सुझाव है कि देखिए हम सोलर में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं कि देश का करीब 20% यहाँ से उत्पाद एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन साथ साथ ये जो चीज़ें हैं जैसे एनवायरनमेंट वगैरह है उसको भी ध्यान रखकर, आई थिंक ये इनका कहना ये है। लेकिन जो मिशन 2030 क्विकली हम बिफोर वी एंड करें, एक चीज़ एक सुझाव सबसे, आपका क्या सुझाव है सुनील जी? क्या वेयर विल राजस्थान बी इन सोलर इन 2030? मिशन 2030 राजस्थान का ये होना चाहिए कि राजस्थान के लोगों के लिए एक ये ऐसा माध्यम बन जाए रिन्यूएबल, जिससे उनको एक नया ही सवेरा मिल जाए। जी, लास्ट आपका कमेंट। मैम देखिए, जो सोलर है, हम सिर्फ सोलर की बात करते हैं, लेकिन जो बड़ा विज़न है जहां हम कहते हैं कि हम फ्यूल को ही डीकार्बनाइज कर देंगे, हम ओवरऑल एनवायरनमेंट को क्लीन कर देंगे, तो उसकी बैकबोन जो है वो रिन्यूएबल पावर है। तो जब सोलर पावर यहाँ हम जनरेट करेंगे, तभी ग्रीन हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव ग्रीन अमोनिया जो हम बायोमास जो हम फ्यूचर में डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो दिस इज़ अ बैकबोन। तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, लेकिन डिमांड अब है, क्योंकि अगर मुझे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का मिशन और मुझे एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, मुझे इसको CO2 फ्री करना है, मुझे एम्बिएंट टेम्परेचर कम लाना है, मुझे लोगों की लाइफ या मेरे जो आगे आने वाले बच्चों के बच्चे हैं, मुझे उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे के जाना है, जो कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे आज से स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच, बहुत ही महत्वपूर्ण, और थैंक यू सो मच आपने ये कंक्लूडिंग रिमार्क जो दिया। उन्होंने कहा अगर हमको फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए एक साफ सुथरा एक हमको उनको एक पृथ्वी देनी है, तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचना ही होगा, जिसकी बैकबोन सौर ऊर्जा है, और इसलिए मिशन 2030 इसी दिशा में काम कर रही है। थैंक यू सो मच।